बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी हैव लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हमने अपने जो चैप्टर्स को डिस्कस किया था उसमें हमने सबसे पहले बेसिक नेटवर्क देखा, फिर नेटवर्क के बाद हमने लेयर्स देखी और लेयर्स के बाद हमने डिफरेंट टाइप के नेटवर्क मॉडल्स देखे। फिर हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि आप नेटवर्क अगर आपने डिज़ाइन करना है तो वो नेटवर्क किस तरीके का होना चाहिए, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, जो आपका नेटवर्क है उसके नंबर ऑफ़ नोड्स कितने हैं, उसमें स्टेशंस कितने हैं, आपको कौन सी सर्विस चाहिए, फिर कौन सी डिवाइस किस लेयर पे काम करती है, राउटर्स जो हैं वो किस लेयर पे काम कर रहे हैं, स्विचेस किस लेयर पे काम कर रहे हैं, हब किस लेयर पे काम करती है, आपकी कुली डोमेन्स क्या होती हैं, आपकी ब्रॉडकास्ट डोमेन्स क्या होती हैं। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि जिस तरह हमारे पास ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है उसमें 7 लेयर्स हैं। फिर हमने उसको TCP/IP मॉडल के साथ कोरिलेट किया था। फिर हमने उसको सिस्को 3 लेयर मॉडल के साथ भी लिंक किया था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और कोर लेयर। तो लास्ट में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो आपके पास डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस होती हैं, अगर आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है तो आप किन बेसिस के ऊपर वो डिवाइसेस पिक करेंगे, उसके साथ आप अपनी वर्किंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने अपनी लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। आज जो हमारा चैप्टर है, टुडे वी विल डिस्कस डाटा एंड सिग्नल्स। कि हमने ये कहा था कि लास्ट लेक्चर में कि जो डाटा एनकैप्सुलेशन है कि आपके पास यूज़र की इंफॉर्मेशन होती है, यूज़र की इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपकी डाटा में कन्वर्ट हो जाती है। डाटा फिर हमने कहा था कि सेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, सेगमेंट्स फिर हमने कहा था कि आपके पैकेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, पैकेट्स आपके फ्रेम्स में चले जाते हैं और फ्रेम से आपकी बिट्स बनती थी और बिट्स से हमने ये कहा था कि 1010 और 1010 हमने क्या कहा था, सिग्नल्स। तो आज का जो हमारा चैप्टर है डाटा एंड सिग्नल्स का, इसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि डाटा सिग्नल्स के साथ किस तरह लिंक्ड है, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, सिग्नल्स के टाइप्स क्या हैं, मॉड्यूलेशन क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इन डिटेल। हम जब बात करते हैं कि टू बी ट्रांसमिटेड डाटा मस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड टू इलेक्ट्रोमैग्नेट सिग्नल्स, हमने यही बात की थी लास्ट टाइम भी कि जो आपके पास 1010 की फॉर्म है ये एक डिस्क्रीट सिग्नल बन जाता है। जो आपका डिस्क्रीट सिग्नल है ये कन्वर्ट होता है आपका एनालॉग सिग्नल के अंदर। और एनालॉग सिग्नल क्या चीज़ है, वो बेसिकली आपकी एक वोल्टेज है, वो आपका एक वोल्टेज लेवल है, करंट का एक लेवल है कि जिसमें आप ये चीज़ डिस्टिंग्विश करते हैं कि इसमें से प्लस वोल्टेज क्या है, माइनस वोल्टेज क्या है। फिर आपने पहले से डिफाइन हमने किया होता है कि हाई वोल्टेज के ऊपर हमने क्या कहना है, लो वोल्टेज के ऊपर क्या कहना है, कहाँ पे 1 आएगा। अब कंप्यूटर्स जो हैं वो या 1 या 0 की ही लैंग्वेज करते हैं अंडरस्टैंड। तो अब जो हमारे पास जितनी भी ट्रांसमिशन होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो आपके सिग्नल्स होते हैं हम वो सारे के सारे उसमें ट्रांसमिट करते हैं उसको। अब हमारे पास जो सिग्नल्स हैं वो आपके एनालॉग भी होते हैं और आपके डिजिटल भी होते हैं। अब जो आपके पास एनालॉग सिग्नल्स हैं, डाटा कैन बी एनालॉग और डिजिटल। डाटा आपका एनालॉग भी होता है, डिजिटल भी होता है। द टर्म एनालॉग डाटा रेफर्स टू इंफॉर्मेशन दैट इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस सिग्नल वो होता है कि जो आपका सिग्नल जिसके अंदर कोई गैप नहीं आया, कहीं वो ब्रेक नहीं हो रहा, वो एक ही कर्व के अंदर चलता जा रहा है, जिस तरह साइन वेव होती है, वो एक आपके पास एक कंटिन्यूस सिग्नल है। डिजिटल डाटा रेफर्स टू इंफॉर्मेशन दैट हैज़ डिस्क्रीट स्टेट्स। लेकिन जब भी हम एनालॉग की बात करते हैं तो वो आपके पास एक साइन वेव है जो आपकी हम उसको किसी एक लेवल से स्टार्ट करते हैं और किसी एक लेवल पे उसको कंप्लीट करते हैं। लेकिन जो आपके पास डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, जो आपके पास डिजिटल डाटा होता है, हम उस डिजिटल डाटे को 1 या 0 की फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं क्योंकि वो डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि आपके पास 0.5, 0.6, 0.7, 0.19, -0.2, नो। हम अपने डिजिटल सिग्नल की जो स्टेट्स हैं वो या तो आपके पास इसमें 2 स्टेट्स होंगी और इसमें जो आपकी 2 स्टेट्स हैं या तो वो 1 की फॉर्म में डाटा ट्रांसमिट होगा या आपके पास वो डाटा आपकी 0 की फॉर्म में ट्रांसमिट होगा। तो जब भी हम बात करते हैं डाटा कैन बी एनालॉग और डिजिटल, द टर्म
analog data refers to information that is continuous. Digital data refers to information that has discrete states. Analog data take on continuous values and digital data take on discrete values. अब discrete values और continuous values के अंदर जो आपका डिफरेंस है कि जब भी आपकी जो आपका जितना भी डाटा होगा जो आपका डिजिटल की फॉर्म में होगा उसकी दो स्टेट्स होंगी, या तो वो आपका डाटा 1 की फॉर्म में होगा या वो डाटा आपका जो है 0 की फॉर्म में होगा। जो आपका एनालॉग डाटा है वो एक आपका साइन वेव में होगा। हम इसमें डिस्कस करेंगे कि आपकी एनालॉग और डिजिटल डाटा की क्या टाइप्स हैं, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स का आपस में रिलेशन क्या है, लिंक किस तरह होते हैं, और आपकी पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स क्या होते हैं, पीरियोडिक सिग्नल्स कहाँ यूज़ होते हैं और आपके नॉन पीरियोडिक जो सिग्नल्स हैं वो कहाँ यूज़ होते हैं। हम इसका भी रिलेशन इसमें डिस्कस करेंगे कि पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक आपके किस तरह के होते हैं, उसको किस तरह यूज़ किया जाता है। हमने जैसा बात की कि डेटा कैन बी एनालॉग और डिजिटल, ठीक है, या तो वो आपका एनालॉग डाटा होगा या वो आपके पास डिजिटल डाटा होगा। और एनालॉग डाटा आर कंटिन्यूस एंड टेक कंटिन्यूस वैल्यूज, वो एक सीक्वेंस से चल रहा है और उस सीक्वेंस से ही वैल्यूज ले रहा है कि वो वैल्यूज क्या है अभी हम आगे आपकी जो नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। और डिजिटल डाटा हैव डिस्क्रीट स्टेट्स। देखिए हमने बात की है कि उसमें जो स्टेट्स हैं वो या तो आपके पास 1 स्टेट है या 0 स्टेट है, और तो कोई स्टेट हो नहीं सकती डिजिटल डाटा के अंदर, बिकॉज जितना भी आपका डिजिटल डाटा ट्रांसमिट होता है वो डिजिटाइज फॉर्म में ट्रांसफर होता है, तो वो या 1 होगा या 0 होगा। तो हम ये कहते हैं कि डिजिटल डाटा हैव डिस्क्रीट स्टेट्स एंड टेक डिस्क्रीट वैल्यूज। जितने भी वैल्यूज वो इनपुट लेगा वो डिस्क्रीट वैल्यूज ही लेगा, वो कोई पॉइंट्स में या फ्लोटिंग में या डबल में लाइक ऐसा कोई भी डाटा इनपुट नहीं लेगा। उसकी स्टेट्स ही 2 हैं और वो स्टेट्स कंप्यूटर के फॉर्म में या 1 होती है या आपके पास 0 होती है। इसके अलावा हम और किसी तरह की कोई भी स्टेट नहीं लेते उसके अंदर। अब हम जो बात कर रहे हैं कि सिग्नल्स कैन बी एनालॉग और डिजिटल। अब जो आपके सिग्नल्स हैं वो हम फिर वही बात आ जाती है कि एनालॉग भी हो सकते हैं और डिजिटल भी हो सकते हैं। Analog signals can have an infinite number of values in range। ये बहुत ही important concept है कि यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट जो है कंफ्यूज रहते हैं, उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि फाइनाइट। देखें फाइनाइट क्या है कि वो जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, सेट्स पढ़े होंगे, आपने सबसेट्स पढ़े होंगे, सुपर सेट्स पढ़े होंगे कि आपका वो डाटा कि जो काउंट कर सकें, जिसकी कोई लिमिट हो, वो आपके पास एक फाइनाइट आपकी स्टेट है, फाइनाइट डाटा है। लेकिन इनफाइनाइट हम कहाँ यूज़ करते हैं कि जहाँ पे आपके पास कोई रेंज नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, दैट इज़ इनफाइनाइट डाटा। अब हम जब बात करते हैं यहाँ पे अपनी एनालॉग सिग्नल्स की, तो हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि एनालॉग सिग्नल्स कैन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इन रेंज, कि वो इनफाइनाइट है कि जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, आपको पता नहीं है कि उसकी रेंज कितनी आ रही है। लेकिन डिजिटल सिग्नल्स कैन हैव ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज। लाइक मैं ये बात करता हूँ 10101, ये मेरे पास एक डिजिटल डिस्क्रीट वैल्यूज हैं कि मुझे पता है मैंने पहले 1 ट्रांसमिट करना है, फिर मैंने 0 ट्रांसमिट करना है, मैंने फिर 1 ट्रांसमिट करना है, मैंने फिर 0 ट्रांसमिट करना है और मैंने फिर 0 ट्रांसमिट करना है। तो ये मेरे पास 5 वैल्यूज हैं जो मेरे पास डिस्क्रीट वैल्यूज हैं जिनको मैं काउंट कर सकता हूं। लेकिन एनालॉग सिग्नल्स के अंदर आपकी जो कर्व बनती है, वो जो कर्व है वो ठीक है, उसको आप काउंट इस तरह नहीं कर सकते, वो आपकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं। उस रेंज के अंदर बहुत सी वैल्यूज आ जाती हैं। मैं ये कहूँ कि ये रेंज 0 to 1 है, इसमें बहुत सी वैल्यूज आ जाएंगी। लेकिन डिस्क्रीट के अंदर जो आपके पास होता है कि उसमें सिर्फ आपके पास 2 ही स्टेट्स होती हैं, ठीक है, या आपके पास जो है 1 होगा या आपके पास जो है 0 होगा। हमने लास्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि जो आपकी बेस बैंड कम्युनिकेशन होती है और एक आपके पास जो है ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन होती है। तो बेस बैंड में हमने ये कहा था कि एक वक्त में आपका एक ही सिग्नल ट्रांसमिट होगा, उसमें होता है आप मल्टीपल सिग्नल जो है डाटा ट्रांसमिट अगर आपने करना है तो फिर आप यूज़ करते हैं ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, फिर आप जो है अपनी बेस बैंड की जो है वो इसमें यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे हमने क्या बात की कि सिग्नल्स कैन बी एनालॉग और डिजिटल
and analog signals can have an infinite number of values in a range. Digital signals can have only a limited number of values. जो डिजिटल सिग्नल्स है वो आपकी लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज रखते हैं, उनकी रेंज एक लिमिटेड रेंज होगी, हम उससे ज़्यादा उनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब आप इस डायग्राम में देखें, यहाँ पे हम एक छोटा सा कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। अब आप ये स्टूडेंट ये देखें कि यहाँ पे जो आपके पास जो है वो आप ये देखें कि जो आपके पास इसमें एनालॉग सिग्नल भी है और आपके पास डिजिटल सिग्नल भी है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने जिस तरह आप लोगों ने मैट्रिक एफएससी में ग्राफ्स को ड्रा करते हैं जस्ट लाइक वैसे ही है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप देख रहे हैं कि यहाँ से हमने एक सिग्नल यहाँ से स्टार्ट किया और आप ये देख रहे हैं कि ये आपका एनालॉग सिग्नल है, ये आपकी डिफरेंट साइन वेव्स हैं जो यहाँ मूव हो रहा है, यानी आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसका बिहेवियर वापस हुआ, फिर यहाँ से फिर वहाँ से, ये आपके साथ एक आपकी साइन वेव है जो आपकी मूव हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये टाइम के साथ आप इसको मूव कर रहे हैं, ये आपके पास एक एनालॉग सिग्नल है। और अब आप देखें डिजिटल सिग्नल भी हमने बात की है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये देख रहे हैं मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ तक ए स्टेट है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मैं अगर इसको कहता हूँ कि इट्स 0 तो ये फिर मैं ये कहता हूँ ये 1, फिर मैं ये कहता हूँ 0, फिर ये, तो आप ये देखें ये आपकी डिजिटल आपकी वैल्यूज़ हैं, ये आपका एक डिजिटल सिग्नल है। यानी आप देख रहे हैं कि ये एक डिस्क्रीट है, मैं यहाँ से इसको यहाँ तक ये कहता हूँ और फिर मेरी ये स्टेट, फिर मेरी ये स्टेट, फिर मेरी ये स्टेट, फिर मैं यहाँ जा रहा हूँ, फिर यहाँ और फिर मैं यहाँ। तो ये आपके पास ये आपकी डिस्क्रीट वैल्यूज़ को ले रहा है, 1 या 0 को ले रहा है, जबकि आपके पास जो आपका एनालॉग सिग्नल है वो आप देखें वो एक कर्व के अंदर एक साइन वेव की फॉर्म के अंदर मूव कर रहा है। दोनों जो सिग्नल्स हैं, अब इसमें डिफरेंस क्या है, ये आपका एक कंटिन्यूस सिग्नल है, हमने जिस तरह पीछे बात की है कि आप अगर यहाँ पीछे जाके देखें कि जो आपके एनालॉग सिग्नल होते हैं, एनालॉग डेटा आर कंटिन्यूस एंड टेक कंटिन्यूस वैल्यूज। आप इस डायग्राम में देखें ये कंटिन्यूस डेटा ले रहा है और कंटिन्यूस वैल्यूज को पे ऊपर मूव कर रहा है। बट अगर आप इन अदर हैंड देखें, आपने डिजिटल सिग्नल को देखें तो आप देखेंगे डिजिटल सिग्नल के अंदर क्या हो रहा है कि हमें यहाँ पे क्या बात की थी, डिजिटल डेटा हैव डिस्क्रीट स्टेट्स एंड टेक डिस्क्रीट वैल्यूज। तो एग्जैक्टली आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे आपके पास डिस्क्रीट वैल्यूज हैं और आपके पास डिस्क्रीट स्टेट्स हैं। ये नहीं है कि आपके पास जो वैल्यूज हैं वो जो डिफरेंट है, ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस की है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लें, अपना जो कंसेप्ट है उसको क्लियर कर लें कि एनालॉग सिग्नल क्यों यूज़ कर रहे हैं और हम डिजिटल सिग्नल क्यों यूज़ करते हैं, ये भी हम इसको आगे मज़ीद इन डेप्थ देखते हैं। इन डाटा कम्युनिकेशन वी कॉमनली यूज़ periodic analog signals and non-periodic digital signals। अब जो डाटा कम्युनिकेशन है, हमने क्या कहा था कि कम्युनिकेशन का हमने क्या कहा था फर्स्ट लेक्चर में कि जो डाटा कम्युनिकेशन है या टेली कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज फ्रॉम सम डिस्टेंस, एक डिस्टेंस के पे हैं वो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं वाया वो इंटरनेट भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, वाया टेलीफोन लाइन भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, वाया मोबाइल भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और जो आपका न्यू कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्या आ जाता है कि आपके पीरियोडिक एनालॉग और नॉन पीरियोडिक डिजिटल सिग्नल्स के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, हम ये जैसा बात कर रहे हैं कि वी कॉमनली यूज पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल्स एंड नॉन पीरियोडिक डिजिटल सिग्नल्स। तो जो आपके यहाँ पे एनालॉग सिग्नल्स हैं वो किस तरीके से यूज़ हो रहे हैं और आपके जो नॉन पीरियोडिक डिजिटल सिग्नल्स हैं वो किस तरीके से यूज़ हो रहे हैं, वो भी हम देखते हैं यहाँ पे वन बाय वन। पहले हम इन दोनों की डेफिनेशन देखेंगे कि आपके पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, इसको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये सिग्नल आपका जो है पीरियोडिक है और ये सिग्नल आपका नॉन पीरियोडिक है। अभी हम इसको देखते हैं पहले, फिर आगे हम इसको और डिस्कस करते हैं। पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल्स की जो बेसिक डेफिनेशन है, पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल्स कैन बी क्लासिफाइड एज सिंपल आर कंपोजिट। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट आ गया नया कि जो आपके पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल्स हैं
वो क्लासिफाइड होते हैं सिंपल और कंपोजिट। सिंपल सिग्नल का मतलब ये है कि एक ही साइन वेव आपकी मूव हो रही है, जिस तरह इस डायग्राम में अगर आप देखें तो इट्स अ सिंपल सिग्नल, बिकॉज एक ही साइन वेव है, आप उसके ऊपर अपना डाटा मूव कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो ये आपके पास एक सिंपल साइन वेव है। लेकिन अगर आप बात करते हैं कंपोजिट सिग्नल की बात करते हैं, तो कंपोजिट सिग्नल का मतलब ये है कि आप मल्टीपल सिग्नल्स ट्रांसमिट कर रहे हैं अक्रॉस द नेटवर्क। तो जो आपके मल्टीपल सिग्नल्स हैं जो आप अपने क्रॉस द नेटवर्क ट्रांसमिशन कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो आप किस तरीके से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो देखते हैं हम। तो पहले आप ये समझ लें कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपोजिट सिग्नल। सिंपल सिग्नल मीन कि आप एक वक्त में एक ही साइन वेव ट्रांसमिट करते हैं, और कंपोजिट मीन कि आप मल्टीपल सिग्नल्स एक ही चैनल के ऊपर ट्रांसमिट कर रहे हैं। इस सिंपल पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल, इस साइन वेव कैन नॉट बी डीकम्पोज्ड इनटू अ सिंपलर सिग्नल। ये एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि साइन वेव कैन नॉट बी डीकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सिग्नल्स, एंड ए कंपोजिट periodic analog signal is composed of multiple sine waves। जिस तरह मैंने आपको बात बताई कि जो आपके पास कंपोजिट आपका जो सिग्नल है वो आपकी मल्टीपल साइन वेव्स से मिलके बनता है, एक से ज़्यादा साइन वेव्स आपको यूज़ होती हैं। आप इस डायग्राम में फिर वापस जाएं कि ये देखें, ये अब मैं अगर इसके ऊपर मतलब मज़ीद एक सिग्नल ड्रॉ कर दूं, एक और सिग्नल ड्रॉ कर दूं, तो वो आप ये भी कह सकते हैं कम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन signals, or you can say combination of two or more than two signals, it is known as composite signal। because जब आपके पास multiple sine waves आप उस पर ट्रांसमिट करते हैं तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि एक composite periodic analog signal is composed of multiple sine waves। हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे जो आपकी बहुत ज़रूरी हैं, टॉपिक्स डिस्कस इन दिस सेक्शन, लाइक व्हाट इज साइन वेव, वेव लेंथ क्या होती है। डेफिनेटली बहुत से स्टूडेंट ने जिन लोगों ने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है या जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी हुई है उनको ये बेसिक कंसेप्ट का आइडिया होगा, लेकिन हम फिर इसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि साइन वेव क्या होती है, वेव लेंथ क्या होती है, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या होती है, कंपोजिट सिग्नल्स क्या होते हैं, बैंडविड्थ क्या होती है। इन तमाम चीज़ों को, क्योंकि सिग्नल्स को आप तब तक समझ नहीं सकते, तब तक डिफाइन नहीं कर सकते जब तक आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि साइन वेव क्या है, वेव लेंथ क्या है, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन्स क्या होती हैं, कंपोजिट सिग्नल्स क्या हैं, बैंडविड्थ, इन चीज़ों को भी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले तो आप ये देखें, इट्स अ सिंपल साइन वेव, जो हमने बात की थी यहाँ पे कि ये सिंपल आपका एक सिग्नल है। हमने बात की थी कि सिग्नल कैन बी क्लासिफाइड इन टू फॉर्म्स, सिंपल और कंपोजिट। तो जो सिंपल आपके पास सिग्नल है, इट्स अ सिंपल सिग्नल। इसमें आप देख रहे हैं कि एक ही लाइन पे आपका एक ही साइन वेव कर्व हो रही है और ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। अब ये देखें कि यहाँ से हम इस सिग्नल को स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ पे सपोज करते हैं इट्स द जीरो, यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया, ये जो आपका जीरो है यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक। अब देखें यहाँ से इसने बिहेवियर स्टार्ट किया, वापस ये उसी बिहेवियर पे यहाँ तक आई, तो ये इसका वन कर्व ये यहाँ तक पहुंची, फिर यहाँ से इसने स्टार्ट किया, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, एंड सो ऑन। तो इट्स अ सिंपल साइन वेव। ये आपका एक सिंपल सिग्नल है, एक सिंपल साइन वेव है। और अब हम साथ देखते हैं कि जो आपके पास कंपोजिट साइन वेव है, ये कंपोजिट सिग्नल है, वो क्या चीज़ है। हम इसको वो डिस्कस मैथमेटिकल अप्रोच टू साइन वेव। डेफिनेटली देखें, आपकी जितनी भी फिजिक्स है, जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स है, जब हम सिग्नल्स की बात करते हैं तो इन तमाम चीज़ों के, अब टाइम क्या है, आपकी फ्रिक्वेंसी क्या है, t इज इक्वल टू 1 आवर, एफ क्या है, आपका लैम्डा क्या है, ये सारी चीज़ें हम मैथमेटिकल तरीके से प्रूव करेंगे। अभी हम इसी चैप्टर के एंड में हम इन तमाम चीज़ों को मैथमेटिकल भी देखेंगे कि ये आपका किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को जो है प्रूव किया जाता है, जस्टिफाई किस तरीके से किया जाता है। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे अपनी मैथमेटिकल अप्रोच भी कि साइन वेव्स को आप किस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से कैसे प्रूव कर सकते हैं मैथमेटिकली, हम वो भी इसमें डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हम इससे पहले एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं जो बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। हमें क्योंकि ये आपकी जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको जब तक आप
आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो हम अपनी टेक्स्ट बुक यूज़ कर रहे हैं वो डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग बेरोज फेरोजिन 4th एडिशन और 5th एडिशन यू कैन बाय, इसमें से कोई भी आप बुक बाय कर सकते हैं, 4th एडिशन भी बाय कर सकते हैं, 5th एडिशन भी बाय कर सकते हैं। तो डेफिनेटली उसमें जब आप उन चैप्टर को स्टडी कर रहे होंगे तो साथ आपको डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे। तो मैंने आपको कोर्स के स्टार्ट में भी बताया था कि हम इस कोर्स को डिफरेंट एंगल से इसमें डिस्कस करेंगे। हम अपनी मैथमेटिकल अप्रोच भी देखेंगे, हम इसमें थ्योरेटिकल चीज़ों को भी देखेंगे, हम इसको इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि जो इंडस्ट्री में टूल्स यूज़ हो रहे हैं वो आप किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये एग्जांपल समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके ये जितने थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं, क्योंकि जब तक आप उनको मैथमेटिकल टूल्स के थ्रू या डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के थ्रू या किसी टूल में जब तक आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करते तो तब तक आपको प्रैक्टिकल चीज़ों की समझ नहीं आती कि वो किस तरीके से हो रही हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं एग्जांपल, द पावर इन योर हाउस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ साइन वेव विद द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ 155 टू 170 वोल्ट। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आपके घर है, ठीक है, जिसको हम साइन वेव से, अब पीक एम्पलीट्यूड क्या है, हम इस डायग्राम में वापस जाएं तो अब देखें कि यहाँ पे जो सबसे मैक्सिमम जो इस कर्व का होगा, लाइक ये देखें इसमें तो ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है ये हम इसको कहते हैं कि ये हमारा पीक एम्पलीट्यूड है, ये वाला ये जो डिस्टेंस है आपके पास, ये आपके पास पीक एम्पलीट्यूड है। तो द पावर इन योर हाउस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ साइन वेव विद अ पीक एम्पलीट्यूड ऑफ 155 टू 170 वोल्ट। ये वोल्टेज लेवल उसने बता दी कि वो 155 से 174 वोल्ट तक है। इसके बाद वो ये कहता है, हाउएवर इट इज कॉमन नॉलेज दैट द वोल्टेज ऑफ द पावर इन यूएसए होम्स इज 110 टू 120 वोल्ट। ये मतलब एक बड़ा अच्छा देखें, जितनी भी आपके पास वोल्टेज लेवल है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। पाकिस्तान में आप देखें जैसे 220 है। आपने अक्सर अगर आप बाहर से जो ब्रांडेड सिस्टम्स आते हैं, जब आप बाय करने जाते हैं तो आप लोगों को बाय करते हैं तो आप अगर कभी सिस्टम के बैक पे देखें तो जो पावर सप्लाई होती है वहाँ पे एक छोटा सा आपको बटन नज़र आएगा, एक स्विच नज़र आएगा, उस पर लिखा होगा 110 वोल्ट देन /220 वोल्ट, और उसको वो उन्होंने उसको क्रॉस किया होता है 220 वोल्ट। क्योंकि पाकिस्तान में जब वो आता है तो हमने पाकिस्तान में जो आपके पास जितनी भी वोल्टेज लेवल है वो सारी की सारी आपकी 220 वोल्ट पे चल रही है, तो आप उसको 220 वोल्ट पे कर देते हैं। अब अगर आप उसको 110 वोल्ट पे रखेंगे तो क्या होगा, पाकिस्तान में जैसे ही लगाएंगे तो सिस्टम आपका जो है वो पावर सप्लाई जैसे ही आप लगाएंगे तो साथ ही आपकी वो जो आपकी पावर सप्लाई है वो जल जाएगी, बंद हो जाएगी। उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो वोल्टेज लेवल है दैट इज 220 और आपने उसको 110 पे रन कर दिया। जस्ट लाइक सेम अगर हम वही सिस्टम रन करते हैं यूएसए में और वहाँ पे उसको 220 पे कर देते हैं तो फिर भी सिस्टम जल जाएगा, आपका बंद हो जाएगा। तो वो क्यों होगा, उसकी रीज़न क्या है कि जो उसकी वोल्टेज लेवल की कैपेसिटी है, जो सिग्नल्स है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी का जो मेथड है वो जो पाकिस्तान में है वो दैट इज 220 वोल्ट। आप जब उसको लो वोल्ट पे रन करेंगे वो तब भी जल जाएगा, जब आप उसको लो से हाई वोल्ट पे रन करेंगे वो तब भी जल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आप उसने एक और बात की कि इट इज कॉमन नॉलेज दैट द वोल्टेज ऑफ द पावर इन यूएसए होम्स is 110 to 120 volt. This discrepancy is due to the fact that these are root mean square. अब यही कंसेप्ट मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाह रहा था कि what is root mean square values. The signals is secured and then the average amplitude is calculated. The peak value is equal to 2 into 1/2 into RMS वैल्यूज। तो हम जब भी इसको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, तो हम क्या चीज़ इसमें यूज़ करते हैं, रूट मीन स्क्वायर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट सही पता चलना चाहिए कि रूट मीन जो आपका स्क्वायर है वो क्या चीज़ है और हम उसको किस तरीके से जो यूज़ करते हैं। अब इस डायग्राम में देखें कि यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं कि टू सिग्नल्स विद द सेम फेज एंड फ्रिक्वेंसी बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स। देखें अभी यहाँ पे हम एक डायग्राम ए है, एक डायग्राम बी है। यहाँ पे हम अपना एक और कंसेप्ट भी क्लियर करते जाते हैं कि जो आपके पास एम्पलीट्यूड है जो वो आपके पास क्या होता है और आप उसको किस तरीके से मेजर करते हैं। आप ये देखें कि ये जो आपके
पास यहाँ पे सिग्नल है, ये जब आप यहाँ से इसको रन करते हैं तो ये आपकी एक साइन वेव है, फिर दूसरी साइन वेव है, फिर तीसरी साइन वेव है एंड सो ऑन। तो आप ये देख रहे हैं कि ये यहाँ से लेकर ये इसका पीक एम्पलीट्यूड है, ये सब जो सबसे ज़्यादा होगा, मैं अगर कहूँ कि अगर ये कम है और ये ज़्यादा है तो मेरा पीक एम्पलीट्यूड कौन सा होगा, दिस वन। अगर ये उससे भी ज़्यादा है तो दिस वन। तो जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, ठीक है, हम वो हम चेक करेंगे सिग्नल में। अब यहाँ पे क्या है कि ए सिग्नल विद हाई पीक एम्पलीट्यूड, जो इसका एम्पलीट्यूड है इट्स अ वेरी हाई एम्पलीट्यूड। लेकिन मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो इसका एम्पलीट्यूड है ये आपका लो पीक एम्पलीट्यूड है। तो आपने ये भी ध्यान में रखना है कि आपका जो पीक एम्पलीट्यूड है वो क्या है और जो आपके पास लो पीक एम्पलीट्यूड है वो क्या है। तो आप इन दोनों डायग्राम्स में देख सकते हैं कि सिग्नल विद हाई पीक, वो मैंने आपको बता दिया कि आप इसका जो एम्पलीट्यूड है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए हम इसको हाई कह रहे हैं, इसका लो है तो ये आपके पास लो एम्पलीट्यूड है। लेकिन यहाँ पे एक जो क्वेश्चन मार्क है, जो बात समझने वाली है, वो क्या है कि टू सिग्नल्स विद द सेम, अब इनका जो फेस है वो सेम है, ये जो फेस ये है, ये फेस है, ये फेस है, ये सेम है, लेकिन जो इनके एम्पलीट्यूड्स हैं वो इनकी इन दोनों की जो आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो भी सेम है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे ये भी हो सकता है कि एक ही सिग्नल है, उसका फेस भी सेम है, उसकी फ्रिक्वेंसी भी सेम है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, वो आपका आपस में जो है डिफर कर रहा है। हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। द वोल्टेज ऑफ अ बैटरी इज अ कांस्टेंट, जो कार की बैटरी होती है, आपकी यूपीएस की बैटरीज होती हैं, दिस कांस्टेंट वैल्यू कैन बी कंसिडर्ड अ साइन वेव, हम उसको कंसिडर कर सकते हैं साइन वेव, एज वी विल सी लेटर, हम अभी अपने लेटर लेक्चर में इसको अभी और डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द पीक वैल्यू ऑफ एन डबल ए बैटरी इज नॉर्मली 1.5 वोल्ट। हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि एक आपके पास डबल ए बैटरी है जिसकी नॉर्मल जो आपके पास जो है इसकी एम्पलीट्यूड है या जो इसकी पीक वैल्यू है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास जो है 1.5 वोल्ट है। अब यहाँ पे हम कुछ अब जाते हैं हम थोड़ा सा मैथमेटिकल, जो हमने पीछे कहा था कि हम आगे जाके चीज़ों को मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि फ्रिक्वेंसी एंड पीरियड आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर, कि जो आपके पास जो आपकी फ्रिक्वेंसी है और जो आपका टाइम पीरियड है वो एक दूसरे के इनवर्स हैं। किस तरह हम बात करते हैं कि अगर आपके पास जो अगर आप देखें कि जो आपके पास यहाँ पे f इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है 1/t आ रहा है, एंड t इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है 1/f। तो ये दोनों एक, अगर आपको फ्रिक्वेंसी गिवन है तो आप टाइम फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपके पास आपको टाइम गिवन है तो आप उसकी जो फ्रिक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। यानी इन दोनों पैरामीटर्स में से अगर आपको एक चीज़ मालूम है, एक चीज़ गिवन है, तो in that case you can find for example मैं कहता हूँ f is equal to 1t and t is equal to 0.3, तो आप उसकी फ्रिक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको फ्रिक्वेंसी दी हुई है 2 हर्ट्ज किलो हर्ट्ज, तो आप उसका टाइम फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपस में रेसिप्रोकल्स हैं। अब यहाँ पे आप डायग्राम में आप देखें तो यहाँ पे हम क्या चीज़ शो कर रहे हैं कि आपके पास two signals with the same amplitude and phase but different frequencies। यहाँ पे हमने क्या बात की थी, two signals with the same phase and frequency but different। यहाँ पे हमने बात की थी कि आपके पास फेज और फ्रिक्वेंसी सेम है, लेकिन जो आपके एम्पलीट्यूड्स हैं वो आपके दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास जो एम्पलीट्यूड और जो आपके फेसेस है, यहाँ पे क्या है आपके पास कि जो आपके एम्पलीट्यूड एंड फेस जो है वो सेम है, लेकिन दोनों की जो फ्रिक्वेंसी है वो डिफरेंट है। ये डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, कहीं पे आपके एम्पलीट्यूड सेम हो सकते हैं तो आपकी जो फेसेस हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। जो कहीं पे जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं कि आप एम्पलीट्यूड और फेस दोनों सेम है, लेकिन आपकी जो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है वो डिफर कर रही है। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखें, आप यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए साइन वेव ए सिग्नल विद अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज, यहाँ पे जो आपके सिग्नल्स हैं
इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है 12 हर्ट्ज है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या है कि सिग्नल विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ 6 हर्ट्ज। तो यहाँ पे जो आपके पास सिग्नल है उसकी फ्रिक्वेंसी 6 हर्ट्ज की है, और जो आपके पास यहाँ पे सिग्नल है इसकी क्या आपकी फ्रिक्वेंसी है, ये 12 हर्ट्ज है। यहाँ पे आपके पास जो एम्पलीट्यूड है वो भी सेम है और जो फेसेस भी, लेकिन दोनों की जो आपकी सिग्नल की जो आपकी यहाँ पे बनती है फ्रिक्वेंसीज वो दोनों की डिफर कर रहा है। ये आपके पास जब भी आपके पेपर्स में टेस्ट में आपको जब भी क्वेश्चन दिए जाएंगे तो कुछ आपकी मैथमेटिकल कन्वर्जन होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास जो सेकंड्स हैं, ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं, उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। 1 सेकेंड ये आपकी इसकी यूनिट क्या है, इसकी हर्ट्ज है, और आप क्या इसको किसके इक्विवेलेंट लिखते हैं, 1 हर्ट्ज लिखते हैं। मिली सेकंड से क्या मुराद है, 10⁻³ माइक्रो सेकंड आपका क्या होता है, वो 10⁻⁻6 होता है। इसको हम बात करते हैं, अगर इसका हम यूनिट देखें तो इसका यूनिट क्या बनता है, इसका यूनिट बनता है मेगाहर्ट्ज बनता है, दैट इज 10⁻6। अगर आप देखें नैनो सेकंड देखें तो 10⁻⁹ सेकंड, इसका यूनिट बनता है गीगाहर्ट्ज, और गीगाहर्ट्ज को क्या कहते हैं हम, 10⁹ कहते हैं। फिर अगर आप देखें पिको सेकंड देखें, इसको हम PSA लिखते हैं, दैट इज 10⁻12, और इसका जो यूनिट है वो क्या आपका टेराहर्ट्ज है, और इसको हम क्या लिखते हैं, 10⁻12 लिखते हैं। तो ये आपके पास एक डिफरेंट आपको एक चार्ट दिया हुआ है जो यूनिट्स ऑफ पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी का है। तो ये आपको, क्योंकि आप बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं कि मिली से क्या मुराद है, माइक्रो से क्या मुराद है, नैनो से क्या मुराद है, पिको से क्या मुराद है, तो ये सारी चीज़ें आपको इन तमाम चीज़ों का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हम जब भी अपनी इसमें डिफरेंट टाइप की एग्जांपल्स करेंगे पेपर्स में, मिड टर्म्स में असाइनमेंट्स में, तो आपको इसकी जो कन्वर्जन है वो आपको लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि आप विदाउट कन्वर्जन इसको उन क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पे इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये आप अब ये वाला जो टेबल है आप इसको ध्यान में रखें। अब इस टेबल को अपने माइंड में रखते हुए हम कुछ इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, द पावर वी यूज एट होम। ये अब बेटा जो आपके पास सबसे अब जो अब हमने ये देखा था, ये एग्जांपल देखी थी, इसके साथ ही हमने कहा था इसको आगे डिस्कस करेंगे RMS को, तो हम वो यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं। द पावर वी यूज एट होम एज अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज। अब आपको यहाँ पे क्या चीज़ गिवन है, आपको फ्रिक्वेंसी गिवन हो गई है, कितनी फ्रिक्वेंसी गिवन है, 60 हर्ट्ज। द पीरियड ऑफ दिस साइन वेव कैन बी डिटरमाइंड एज फॉलोज। हम इसको अगर इसका टाइम या पीरियड फाइंड करें तो क्या है, इसका मैथमेटिकल क्या फार्मूला था, T = 1f। आपको यहाँ पे फ्रिक्वेंसी गिवन है, आपने इसको कन्वर्ट कर लिया सेकंड में। अब आप इसको जब 10.3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, मिली सेकेंड में। आपको अगर नैनो में कहा जाए तो आप इसको नैनो में भी आपको आना चाहिए, आपको इसको पिको में भी आना चाहिए, एंड सो ऑन। तो 16.6 मिली सेकेंड इसका आपके पास टाइम पीरियड आ गया, जो आपने जो है कन्वर्ट कर लिया। हम अब देखते हैं कि अब इसी क्वेश्चन को एक्सप्रेस पीरियड ऑफ 100 मिली सेकेंड इन माइक्रो सेकेंड, कि जो आपके पास 100 मिली सेकेंड्स हैं उसको आप माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट करें। तो अगर हम जो फ्रॉम टेबल 3.1, आप ये देख रहे हैं, ये आपके पास एक टेबल था 3.1, वी फाइंड द इक्विवेलेंट ऑफ 1 मिली सेकेंड 1 ms इज 10⁻⁻3। अब आप ले जाके देखें, ये आपके पास कितने 10⁻³ है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 100 मिली, हम ये कह सकते हैं कि 1 मिली सेकेंड इज 10⁻³ सेकेंड एंड 1 सेकेंड, यहाँ पे आप देखें 1 सेकेंड इज 10⁻⁶ माइक्रो सेकेंड। विल मेक द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन। अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, कन्वर्जन इसकी बहुत आसान है। यहाँ पे आपके पास क्या क्वेश्चन था, 100 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 100 × 10⁻³ जो आपने इस टेबल से इसकी वैल्यू यहाँ से आपने पिक कर ली और इसको आपने मल्टीप्लाई किया, इसको कन्वर्ट करते करते तो फाइनली आपके पास क्या आ गया, 10⁻⁵ माइक्रो सेकेंड आ गया। अब ये कन्वर्जन यहाँ पे बहुत आसान है। अब वो किस तरीके से आप ये देखें कि यहाँ पे आपके पास ये तीनों की बेस सेम है 10, तो यहाँ पे ये सारी पावर
ऐड हो जाएंगे तो 6 + 2 8, 8 में से माइनस आप 3 करेंगे 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 10⁵। सिंपल मैथमेटिक्स की इक्वेशन है जो अब 9th 10th में और इसको एफएससी में भी आप लोगों ने किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ अ सिग्नल इज 100 मिलीसेकेंड, व्हाट इज इट्स फ्रिक्वेंसी इन किलो हर्ट्ज। यानी अब वो यहाँ पे आपको जो सिग्नल है उसका पीरियड आपको बता दिया गया है कि वो 100 मिलीसेकेंड है, तो व्हाट इज इट्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमने साथ उसने भी पूछ लिया, अगर वो ये कहता है कि व्हाट इज इट्स फ्रिक्वेंसी, तो फिर हम मेगाहर्ट्ज पे भी दे सकते हैं, किलोहर्ट्ज पे भी दे, आपके ऊपर है। लेकिन अब यहाँ पे उसने स्पेसिफिक कर दिया यूनिट कि आंसर शुड बी इन द किलोहर्ट्ज। अगर आपको यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया जाता, आप किसी भी चीज़ में फाइंड कर लें, इट्स फाइन। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में अगर आपको ये चीज़ दे दी जाती है कि आपने किलोहर्ट्ज में फाइंड करना है, मेगाहर्ट्ज में फाइंड करना है, जिस पे भी, तो आपका यूनिट जो है फिर वैसे ही चेक होगा, फिर आपने उसको वैसे ही कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ क्या कहते हैं, इसकी हम साथ देख लेते हैं, सोल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट वी चेंज 100 मिलीसेकेंड टू सेकेंड्स। हम अब इसको 100 मिलीसेकेंड्स को हम सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन वी कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी फ्रॉम द पीरियड 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 10⁻³ किलोहर्ट्ज। तो अब ये देखें कि 10 जो आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है 100 मिलीसेकेंड इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻³ सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻1 सेकेंड, और जो आपके पास यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है एफ है इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया 1/t आ गया, इसको आपने इस मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया, तो फाइनल आंसर आप देख रहे हैं क्या आ रहा है किलोहर्ट्ज में। क्यों, हमने यहाँ पे क्या कहा था कि जो हमें फाइनल आंसर यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो किस चीज़ में रिक्वायर्ड है, वो हमें किलोहर्ट्ज में रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे हमने इसको फाइंड कर लिया कि ये आपके पास, अगर आपके पास एक सिग्नल का जो द पीरियड ऑफ सिग्नल इज 100 मिलीसेकेंड, तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या आएगी, वो हमने उसके लिए क्या बेसिकली फार्मूला क्या है, वो ये है आपके पास f इज इक्वल टू 1/t। ये आपके पास एक बेसिक फार्मूला है, आप इसके थ्रू आप इसको जो कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे तक डिस्कस करने के बाद जो हमारे पास कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट्स हैं, जो चीज़ें आई हैं, हम उनको देख लेते हैं। फर्स्ट इसमें कुछ आप इसको ये भी कह सकते हैं कि कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या आया कि फर्स्ट क्या है कि जो आपके पास जो आपकी फ्रिक्वेंसी इज़ द रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो आपकी फ्रिक्वेंसी है वो उसकी डेफिनेशन हम क्या कहते हैं, इज़ द रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड चेंज क्या है, चेंज इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मीन्स हाई। अगर देखें आपकी कर्व बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है तो इट मीन इट्स अ हाई फ्रिक्वेंसी। अगर आपकी साइन वेव पे बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रही हैं तो वो आपकी हाई फ्रिक्वेंसी को शो करती हैं। और चेंज ओवर अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम मीन्स लो। लाइक इसको आप अगर हम बैक पे अगर इस वेव में देखें, अब ये देखें ये अगर डिस्टेंस चेंज आ रही है तो इट्स अ लो फ्रिक्वेंसी, लेकिन अगर ये यूँ आपकी फास्ट चेंज आ रही है, साइन वेव आपकी फास्ट चेंज हो रही है, तो वो आपके पास क्या चीज़ है, वो आपकी हाई फ्रिक्वेंसी है। तो ये तीन चीज़ें आपको समझ आ गई कि नंबर 1 क्या है कि जो आपकी फ्रिक्वेंसी है इज़ द रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर इसके बाद क्या है कि चेंज इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मीन्स हाई फ्रिक्वेंसी। और फिर लास्ट में हमें क्या कहा है कि चेंज ओवर अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम मीन्स लो फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे आपके पास एक और भी कंसेप्ट आता है कि इफ अ सिग्नल डज नॉट चेंज एट ऑल इट्स फ्रिक्वेंसी इज 0। अगर आपका सिग्नल चेंज नहीं होता कहीं पे भी, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या होगी, वो 0 होगी। ये एक और रूल आ गया, इंपॉर्टेंट रूल आ गया। एंड इफ अ सिग्नल चेंज इंटेंसली इट्स फ्रिक्वेंसी इज इनफाइनाइट। अगर वो चेंज कर रहा है, ठीक है, तो फिर आपके पास उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो इनफाइनाइट है। अगर वो बिल्कुल चेंज नहीं करता तो क्या है, वो आपके पास 0 है। तो ये कंसेप्ट भी अपने ध्यान में रखना है कि जहाँ पे चेंजेस आ रही हैं वहाँ पे क्या है, जहाँ पे चेंजेस नहीं आ रही वहाँ पे क्या है। इसके बाद जो आपके पास फेज डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ द वेव फॉर्म रिलेटिव टू टाइम 0। अब यहाँ पे ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आपके इस चैप्टर में जानना बहुत ज़रूरी है। आपके ये समझें कि ये वो रूल्स हैं जिनके थ्रू आप ये सारे के सारे जो कंसेप्ट्स हैं इनको कैप्चर कर सकते हैं, और जो मैथमेटिकल आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो आप सारे के सारे जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो आपके पास हम बात कर रहे थे कि फेज डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ द वेव फॉर्म रिलेटिव टू टाइम 0। अब ये देखें आप यहाँ पे कि
3 साइन वेव्स विद द सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी बट डिफरेंट फेसेस। मैंने क्या कहा था आपको, पहले हमने केस देखा था कि जहाँ पे फेसेस और फ्रिक्वेंसी सेम थे, एम्पलीट्यूड डिफरेंट थे। फिर हमने एक केस देखा था जहाँ पे एम्पलीट्यूड और फेसेस सेम थे और आपकी फ्रिक्वेंसी डिफरेंट थी। और अभी जो थर्ड केस हम देख रहे हैं, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास जो एम्पलीट्यूड और जो आपकी फ्रिक्वेंसी है वो सेम है लेकिन फेसेस डिफरेंट है। अभी देखेंगे ये जो फेस है, ये यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है ये कुछ और है, इसका जो आपका फेस देख रहे हैं ये कुछ और फेस है, इसका फेस देख रहे हैं तो ये कुछ और फेस है। तो यहाँ पे हम बात ये देखेंगे, इट्स 0 डिग्री, इट्स 90 डिग्री एंड इट्स 180 डिग्री। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपके साइन वेव्स हैं और जो उनके साथ जो उनके एम्पलीट्यूड है, ठीक है, जो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, सॉरी, कि जो 3 साइन वेव्स विद द सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी, लेकिन उसके जो फेसेस हैं वो सारे के सारे आपके यहाँ पे जो है डिफरेंट है। अब हम यहाँ पे कुछ इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। ए साइन वेव इज ऑफसेट 1/6 साइकिल विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0। व्हाट इज इट्स फेस इन डिग्रीज एंड रेडियंस। अब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि आपके पास क्या चीज़ आपको गिवन है, हम 2πr मैट्रिक से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, आप लोगों ने इसको डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा मैट्रिक के अंदर। तो यहाँ पे वही सिंपल सी चीज़ है कि व्हाट इज इट, फेस बताना है डिग्रीज में और रेडियंस में। तो आपके पास क्या फार्मूला है, ठीक है, वी नो दैट 1 कंप्लीट साइकिल इज 360 डिग्रीज, देयरफॉर 1/6 साइकिल इज 1/6 इंटू 3/60 इज इक्वल टू 60 डिग्री। और आप इसको अगर रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं तो 60 इंटू 2π डिवाइड बाई 360 रेडियन इज इक्वल टू π/3 रेडियन इज इक्वल टू 1.046 रेडियन। तो आप ये सिंपल सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसको आप कॉपी पे करके एक दफ़ा ज़रूर करें क्योंकि आपकी असाइनमेंट्स में, आपके मिड टर्म में इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। वेवलेंथ एंड पीरियड। अब ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आपकी जो वेवलेंथ है, हम यहाँ बात करते हैं इट्स एट टाइम t, ये हम बात करेंगे टाइम t पे स्टार्ट हुआ। हम अगर बात करते हैं t प्लस t, तो हमने कुछ इसको जब प्लस किया तो अब ये आपकी जो कर्व है, तो यहाँ पे जब आप बात कर रहे हैं कि इट्स टाइम t, ये यहाँ से कर्व शुरू हो रही है। जब आप यहाँ से इसको बात करते हैं कि t प्लस t, तो ये आपका वो डिस्टेंस है जिसमें आप कुछ टाइम प्लस करते हैं, तो ये आपकी कर्व जो है यहाँ से स्टार्ट होगी, ये आपके पास t है एंड इट्स t प्लस t, ये आपकी कर्व आपके यहाँ से स्टार्ट होगी और ये आपकी इस डायरेक्शन में जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम डोमेन एंड फ्रिक्वेंसी डोमेन प्लॉट्स ऑफ साइन वेव। अब आप ये देखें कि यहाँ पे आपके पास क्या है कि आपकी इस डायग्राम में जो आपको फ्रिक्वेंसी गिवन है वो कितनी है, वो 6 हर्ट्ज गिवन है, पीक वैल्यू इसकी क्या है 5 वोल्ट है। साइन वेव इन द टाइम डोमेन पीक वैल्यू 5 वोल्ट एंड फ्रिक्वेंसी 6। ये जो डायग्राम बनी हुई है इसमें पीक वैल्यू जो इसकी है इट्स 5 वोल्ट और जो इस सिग्नल की आपके पास जो फ्रिक्वेंसी है दैट 6 हर्ट्ज। इसके बाद द सेम साइन वेव इन द फ्रिक्वेंसी डोमेन पीक वैल्यू 5 वोल्ट एंड फ्रिक्वेंसी इज 6 हर्ट्ज। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से प्लॉट कर लिया, यहाँ पे हमने इसको साइन वेव में प्लॉट कर लिया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एक कंप्लीट साइन वेव in the time domain can be represented by one single spike in the frequency domain। ये एक और रूल है, इसको भी आप ध्यान में रखें कि complete sine wave in the time domain can be represented by one single spike in the frequency domain। यहाँ पे हम देखते हैं कि the frequency domain is more compact and useful when we are dealing with more than one sine wave। For example, जो फिगर आपके पास 3.8 है, अभी हम इसमें देखेंगे, shows 3 sine waves each with different amplitude and frequency, all can be represented by 3 spikes in the frequency domain। तो अब ये देखें, हम जो बात कर रहे हैं कि द फ्रिक्वेंसी डोमेन इज मोर कम्पैक्ट एंड यूजफुल व्हेन वी आर डीलिंग विद मोर देन वन साइन वेव। तो इसकी अभी हम देखते हैं 3.8 में। अब ये देखें, द टाइम डोमेन एंड
फ्रीक्वेंसी डोमेन ऑफ 3 साइन वेव्स आप यहाँ देख रहे हैं कि ये आपके पास जो टाइम डोमेन आ रही है ये आपकी जो है, आप ये देखें कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 साइन वेव्स विद, अब इसमें एक आपकी क्या फ्रिक्वेंसी 0, 1, 8 एंड 16। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम इसी चीज को प्लॉट कर रहे हैं कि फ्रिक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साइन 3 सिग्नल्स, हम इसमें देखें 0, 8 और 16, हम इनको यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट है, ए सिंगल फ्रिक्वेंसी साइन वेव is not useful in data communication. We need to send a composite signal, a signal made of many simple sine wave. ये एक बहुत ही समझने वाला कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो आपके पास सिंगल जो आपकी फ्रिक्वेंसी होती है, इस सिंगल फ्रिक्वेंसी साइन वेव इज नॉट यूजफुल। क्योंकि देखें डाटा कम्युनिकेशन के अंदर जब आपने अपना डाटा ट्रांसमिट करना है तो मल्टीपल चैनल्स हैं, मल्टीपल लोग डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, ह्यूज डाटा है, आपके लार्जेस्ट सर्वर्स हैं, तो वहाँ पे क्या चाहिए हमें, वी नीड टू सेंड अ कंपोजिट सिग्नल। अब हमने क्या अभी देखा था कि कंपोजिट सिग्नल क्या है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल साइन वेव्स। आपके पास बहुत सी साइन वेव्स हैं, आप जब उनको कंबाइन करते हैं, सेंड करते हैं, तो वो आप क्या उसको कहते हैं कि वो आपके पास एक कंपोजिट सिग्नल बन जाता है। तो हमें क्या चाहिए कि वी नीड टू सेंड अ कंपोजिट सिग्नल, a signal made of many simple sine waves। इसको हम मैथमेटिकल जो देखते हैं, अब यहाँ पे जो आपका फोरियर एनालिसिस है कि अकॉर्डिंग टू फोरियर एनालिसिस any composite signal is a combination of simple sine waves with different frequencies, amplitude and phases। तो फोरियर एनालिसिस क्या कहता है कि कोई भी जो कंपोजिट आपका सिग्नल है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल साइन वेव्स, यानी वो कॉम्बिनेशन है डिफरेंट साइन वेव्स का, विद डिफरेंट, यानी उसमें आपके हमने पीछे देखा है कि कहीं हमने ये कहा है कि जहाँ पे आपकी फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सेम है तो फेसेस डिफरेंट है, कहीं भी आपके पास फेसेस और फ्रिक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, कहीं पे आपके पास एम्पलीट्यूड और फेसेस सेम है, तो इस तरह ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपके बन सकते हैं और हम इसको इस तरीके से अपने फोरियर एनालिसिस से कंप्यूट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है कि इफ द कंपोजिट सिग्नल इज पीरियोडिक, द डीकम्पोजिशन गिव्स अ सीरीज ऑफ सिग्नल्स विद डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज, and if the composite signal is non-periodic, the decomposition gives a combination of sine waves with continuous frequencies। ये बहुत ही important concept है, मैं फिर इसको repeat करता हूँ कि if the composite signal is periodic, the decomposition gives a series of signals with discrete frequencies, and if the composite signal is non-periodic, the decomposition gives a combination of sine waves with continuous frequencies। इसकी हम साथ ही इसकी एग्जांपल देखते हैं। फिगर 3.9, ये 9 है, वापस आएंगे, shows a periodic composite signal with frequency f, ये आपको शो कर रही है एक फ्रीक्वेंसी f के साथ। दिस टाइप ऑफ सिग्नल इज नॉट टिपिकल ऑफ दोज फाउंड इन डाटा कम्युनिकेशन। वी कैन कंसिडर इट टू बी 3 अलार्म सिस्टम्स, each with a different frequency. The analysis of this signal can give us a good understanding of how to decompose signals। यहाँ पे जो हमारे पास जो एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, we consider it to be a 3 अलार्म सिस्टम्स आपके पास हैं, ठीक है, और हर एक की ईच विद अ डिफरेंट, हर एक की एक डिफरेंट फ्रिक्वेंसी है। हम देखते हैं यहाँ पे, ये आप देखें कि ये आपके पास एक कंपोजिट पीरियोडिक सिग्नल है जो आपका, यानी ये आपके मल्टीपल सिग्नल मूव करके विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक कंपोजिट पीरियोडिक सिग्नल है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डीकम्पोजिशन ऑफ अ कंपोजिट पीरियोडिक सिग्नल इन द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि डीकम्पोजिशन कर रहे हैं कि एक जो आपके पास कंपोजिट पीरियोडिक सिग्नल है इन द टाइम और जो आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन है। आप ये देखें कि ये आपके पास यहाँ पे एम्पलीट्यूड है और ये आपके पास टाइम डोमेन, डीकम्पोजिशन ऑफ अ
कंपोजिट सिग्नल यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक आपके पास क्या फ्रिक्वेंसी f है, एक आपके पास क्या है 3f है, और एक आपके पास क्या है 9f है। तो हम इसको इसके ऊपर जो ट्रांसमिट कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम डोमेन, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फ्रिक्वेंसी डोमेन डीकम्पोजिशन ऑफ द कंपोजिट सिग्नल f, 3f एंड 9f। फिगर 3.11 हम इसको देखें, फिर हम इसको देखते हैं कि 3.11 shows a non-periodic composite signal. It can be the signal created by a microphone or a telephone set when a word or two is pronounced. In this case, the composite signal cannot be periodic because that implies that we are repeating the same word or words with exactly the same tone. अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि in this case the composite signal cannot be periodic because that implies that we are repeating the same word or words with exactly the same tone. तो ये आप देख रहे हैं the time and frequency domains ऑफ अ नॉन periodic सिग्नल। ये आपके पास टाइम डोमेन है, और ये आपके पास आप देख रहे हैं एम्पलीट्यूड फॉर साइन वेव ऑफ फ्रिक्वेंसी f। ये आपके पास जो फ्रिक्वेंसी f है 4 किलोहर्ट्ज की ये है, और ये आपके पास क्या है आपकी जो फ्रिक्वेंसी डोमेन है। तो बेटा जब तक आप लोग इसकी एग्जांपल्स नहीं समझेंगे, नहीं करेंगे, तब तक आपको ये कंसेप्ट खुद से नहीं आएंगे। आप इस चैप्टर की जितनी भी एग्जांपल्स हैं उन तमाम को अच्छे तरीके से करें। The bandwidth of a composite signal is the difference between the highest and the lowest frequency contained in that signal. तो यहाँ पे एक और आता है कि व्हाट इज बैंडविड्थ। देखिए बैंडविड्थ क्या है, किसी चीज की लिमिट कि आप कितना मैक्सिमम डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं एट द सेम टाइम। हमें लास्ट लेक्चर में कहा था कि ईथरनेट का जो MTU है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट वो थ्योरेटिकल 1518 बाइट्स है, और जो प्रैक्टिकल है वो 1500 बाइट्स है। मीन कि ईथरनेट का अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो एक वक्त में मैक्सिमम 1500 बाइट्स का डाटा कैप्चर कर सकता है, सेंड कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। सो जो बैंडविड्थ है वो आपके पास क्या है कि जो आपकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है माइनस लोएस्ट फ्रिक्वेंसी कर दें, यानी BW इज इक्वल टू F max माइनस कर दें F min कर दें, तो इट इज नोन एज बैंडविड्थ। अब हम इसको यहाँ पे चेक करते हैं इस एग्जांपल में। अभी देखें द बैंडविड्थ ऑफ पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक कंपोजिट सिग्नल्स। अब ये देखें कि यहाँ पे इसकी जो आपकी लोएस्ट है वो क्या है 1000, और ये क्या है। तो हमने अगर आप इस डायग्राम में वापस जाएं तो हमने क्या कहा था कि बैंडविड्थ क्या है कि जो आपकी हाईएस्ट में से जब लोएस्ट माइनस कर देते हैं फ्रिक्वेंसी तो आपके पास क्या आ जाता है, बैंडविड्थ आ जाती है। तो अब ये देखें कि बैंडविड्थ इज इक्वल टू 5000 मैक्सिमम है माइनस 1000, तो आपके पास बैंडविड्थ क्या आ गई 4000 आ गई। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है। यहाँ पे हम एक और इसका देख लेते हैं न्यूमेरिकल। If a periodic signal is decomposed into 5 sine waves, अब आपके पास एक periodic signal है वो decompose किया गया है different 5 sine waves में with frequency of 100, 300, 500, 700 and 900. What is its bandwidth? तो बहुत सिंपल है कि ये जो साइन वेव्स हैं आपको पता होना चाहिए कि बैंडविड्थ का जो आपके पास मैथमेटिकल फार्मूला है वो क्या है कि बैंडविड्थ इज इक्वल टू F max माइनस F min। तो आप उसमें क्या करेंगे कि सबसे आप देखें कि मैक्सिमम बैंडविड्थ क्या है आपके पास 900, इसमें लोएस्ट माइनस क्या है आपके पास 100। तो आपने क्या लिखा बैंडविड्थ इज इक्वल टू FH माइनस F1, 900 माइनस 100 इज इक्वल टू 800 हर्ट्ज। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, हम अगर बात करें सोल्यूशन की तो FH बी द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, F1 द लोएस्ट फ्रिक्वेंसी, B इज द बैंडविड्थ, B इज इक्वल टू FH माइनस F1। आप इसको F मैक्स भी कह सकते हैं, इसको F min भी कह सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स हम इसको जो है लिख सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। तो बैंडविड्थ इज इक्वल टू F max माइनस F min इज इक्वल टू 900 माइनस 100, तो आपके पास क्या आ जाएगा 800 हर्ट्ज। ये आपके पास इसकी बैंडविड्थ आ गई। और इसको अगर आपने ड्रा करना है तो अभी देखें 100, 300, 500, 700, तो बैंडविड्थ इज इक्वल टू 900 माइनस 100। तो ये आपने इसको ड्रा भी कर दिया और साथ आपने बता दिया कि एम्पलीट्यूड क्या है इसका।
हम इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ए periodic signal has a bandwidth of 20 hertz. The highest frequency is 60 hertz. अब आपको यहाँ पे बैंडविड्थ गिवन है और आपको यहाँ पे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी भी दे दी है। तो देखें, अगर आपको ये फार्मूला पता है तो यहाँ पे अगर आपको तीन चीज़ें हैं, सिंपल मैथमेटिक्स का रूल है, अगर कोई सी दो चीज़ें गिवन है तो आप थर्ड क्या कर सकते हैं कि थर्ड यू कैन फाइंड वेरी इजीली। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लोएस्ट फ्रिक्वेंसी, ड्रॉ द स्पेक्ट्रम इफ द सिग्नल कंटेन्स ऑल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड। तो यहाँ में बात करते हैं लेट fh बी द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी एंड f1 द लोएस्ट फ्रिक्वेंसी एंड b द बैंडविड्थ। तो हम यहाँ क्या कहते हैं कि बैंडविड्थ इज इक्वल टू fh माइनस f1। तो यहाँ पे क्या आ गया, बैंडविड्थ आपको गिवन है 20 आ गई, इज इक्वल टू 60 माइनस आपको f1 आ गया, तो आपको पता चल गया कि आपकी लोएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है, दैट इज 40 हर्ट्ज। ये आपने साथ इसको ड्रॉ कर लिया जिस आपने वहाँ पे इसको ड्रॉ किया था। जस्ट लाइक सेम आप देखें कि आपने क्या किया कि बैंडविड्थ इज इक्वल टू 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 20 हर्ट्ज। इसको आपने इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट आपके पास हम देखते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं। ए नॉन पीरियोडिक कंपोजिट सिग्नल हैज अ बैंडविड्थ ऑफ 200 किलोहर्ट्ज with a middle frequency of 140 kilohertz and peak amplitude of 20 volt. The two extreme frequencies have an amplitude of 0. Draw the frequency domain of the signal. तो यहाँ पे हमें कुछ डाटा गिवन है और हमसे पूछा क्या गया है कि हमने एक फ्रिक्वेंसी डोमेन सिग्नल को ड्रॉ करना है। बैंडविड्थ भी दी हुई है, एम्पलीट्यूड भी दिया हुआ है, ठीक है, और हमें दोनों एक्सट्रीम फ्रिक्वेंसी भी पता है, हमने उसका ड्रॉ करना है। इट्स वेरी सिंपल। द लोएस्ट फ्रिक्वेंसी मस्ट बी एट 40 हर्ट्ज एंड द हाईएस्ट एट 240 हर्ट्ज। फिगर 3.15 नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, शोज द फ्रिक्वेंसी डोमेन एंड ऑल द बैंडविड्थ। अभी देखें ये आपके पास क्या थी, लोएस्ट थी, ये आपके पास थी मैक्सिमम थी, एम्पलीट्यूड गिवन था। तो ये आपके पास एक उसकी जो उसने यहाँ पे आपसे पूछा था कि आपने उसकी एक फ्रिक्वेंसी डोमेन शो करनी है। बैंडविड्थ आपको गिवन थी तो और आपको जो उसकी मिडिल फ्रिक्वेंसी थी वो भी गिवन थी, तो आपने उसके थ्रू आपने फाइंड कर लिया। ये आपके पास एक इसकी क्या चीज़ आ गई, ये आपके पास इसकी जो है जो आपने फाइंड किया अपनी फ्रिक्वेंसी डोमेन आपके पास आ गई। नेक्स्ट हम इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं। एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन पीरियोडिक कंपोजिट सिग्नल इज द सिग्नल प्रोपगेटेड बाय एन AM रेडियो स्टेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ईच AM रेडियो स्टेशन इज असाइन्ड a 10 kilohertz bandwidth. The total bandwidth dedicated to AM radio ranges from 530 to 60। आपने देखा होगा हम जब अपना रेडियो FM AM ट्यून कर रहे होते हैं 1.99, 106.2, 100, तो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी रेंज के ऊपर हम उसको ट्यून अप करते हैं। फिर आपको जो स्टेशन जो वहाँ बेहतर लगता है आप उसको पिक करते हैं और उस स्टेशन को आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें ये उसकी एक छोटी सी एग्जांपल बता रहा था कि इन द यूनाइटेड स्टेट ईच AM रेडियो स्टेशन, हर कंट्री, ये इट्स वेरी कंट्री टू कंट्री। आप जापान में जाएं वहाँ पे कुछ और फ्रिक्वेंसी होगी, आप USA में जाएं वहाँ पे कुछ और फ्रिक्वेंसी। तो ये जो रेंजेस, हम उन रेंजेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा अगर आपके ने कोई जैपनीज़ कार बाय की है तो उसके अंदर जो उसमें रेडियो अगर लगा हुआ है तो वो मैच नहीं करता, फिर हमें उसके साथ एक छोटी सी डिवाइस लगाते हैं जो यहाँ की जो आपकी डिफरेंट टाइप की फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो उसके साथ मैनिपुलेट करता है और आप वही रेडियो पर काम करना, जिसको हम ट्यूटर टाइप कहते हैं, तो वही रेडियो आपका यहाँ पे काम करना शुरू कर देता है। ये क्योंकि जापान की जो रेंजेस है फ्रिक्वेंसी की कुछ और हैं, पाकिस्तान की कुछ और हैं, तो उनको मैच करने के लिए हम इस तरह की डिफरेंट जो आपके पास जो आपकी डिवाइसेस होती हैं हम उन डिवाइसेस को यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास एक और एग्जांपल है, अनदर एग्जांपल ऑफ अ नॉन पीरियोडिक। यहाँ पे आपके पास क्या थी, जो है नॉन पीरियोडिक कंपोजिट सिग्नल इज द सिग्नल
propagated by an FM radio station. In the United States, each FM radio station is assigned to a 200. वहाँ पे हम बात कर रहे थे AM रेडियो स्टेशन की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने FM रेडियो स्टेशन की। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि in the United States, each FM radio station is assigned a 200 kilohertz bandwidth. The total bandwidth dedicated to FM radio ranges from 88 to 108. तो ये आपके पास जो टोटल बैंडविड्थ है जो आपने डेडिकेट कर दी है वो आपने 88 टू 108 मेगाहर्ट्ज की आपने डेडिकेट की है, यानी जो आपकी बैंडविड्थ है वो आपकी 88 से 188 मेगाहर्ट्ज है। तो ये भी इस डायग्राम में उसने क्या बताया हमें कि जो आपके पास AM स्टेशन हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमने देखा अपना FM रेडियो स्टेशन वो आपका किस तरीके से काम कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास जो आपकी लास्ट आज के लेक्चर की जो लास्ट स्लाइड है, हम इसमें क्या देखते हैं, अनदर एग्जांपल ऑफ अ नॉन पीरियोडिक कंपोजिट सिग्नल इज द सिग्नल received by an old fashioned analog black and white TV। आपको याद होगा कि आज से कुछ 10 साल 15-20 साल पहले आपके पास सिर्फ ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे, 20 साल पहले, ठीक है, जो आपके एनालॉग टीवी भी उनको हम कहते थे। फिर आपके ब्लैक एंड वाइट टीवी से आहिस्ता आहिस्ता उसकी टेक्नोलॉजी चेंज हुई, फिर उसको कलर्ड किया गया, फिर कलर्ड से फिर आपकी LCDs आ गई, फिर LCD से आज आपकी LEDs आ गई हैं, LEDs के बाद भी HD उसमें आ गया। तो आप देखें टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज होती जा रही है, ओल्ड टेक्नोलॉजी आपकी एब्सोल्यूट होती जा रही है, लेकिन बेस क्या है, वही ओल्ड टेक्नोलॉजी। ओल्ड टेक्नोलॉजी को आपने समझ के आपने उसके ड्रॉबैक्स निकाले, ठीक है। जब हम बात करते हैं रिसर्च की, तो व्हाट इज रिसर्च, इसमें क्या है कि आप उसने ओल्ड टेक्नोलॉजी देखी, अच्छा जी इसमें ये ड्रॉबैक है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई किया, उनको रीडिज़ाइन किया और रीडिज़ाइन करके उसका आपने एक नया मॉडल दे दिया, और वो जो नया मॉडल है वो हम इस टाइम पे यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो टेक्नोलॉजी की अपडेशन है वो वैसे ही हो रही है, आप डे बाय डे आपकी जो आप उसको चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस एग्जांपल, another example of a non-periodic composite signal is the signal received by an old-fashioned analog black and white TV. A TV screen is made up of pixels। देखें ये जो होते हैं आपके क्या होते हैं, पिक्सल। अब जितने अगर आप एक कैरेक्टर लिखते हैं B, तो B में जब आप उसको पेंसिल से या पेन से लिख रहे हैं तो आप ये देखेंगे, आप जब भी उसको टाइप करते हैं तो वो आपके डॉट डॉट है। अब अगर B लिखने के लिए जिस तरह आपका अगर एक किड है और छोटा बच्चा है जो काम कर रहा है तो वो डॉट्स के ऊपर लिखता है, तो आप देखें जितने डॉट्स कम होंगे उतनी उसकी क्वालिटी लो होगी, जितने डॉट्स उसमें ज्यादा होंगे पिक्सल। अब वो जो डॉट्स हैं दैट इज नोन एज टेक्निकल वर्ड इन अ पिक्सल। अब आपके जितने पिक्सल ज्यादा होंगे उतनी आपकी इमेज की क्वालिटी बेहतर होगी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो पिक्सल हैं वो नंबर ऑफ डॉट्स हैं, नंबर ऑफ डॉट्स, ठीक है ना, वन करेक्टर। जितने पिक्सल्स कम होंगे उतनी क्वालिटी उसकी बेहतर होगी। तो ए टीवी स्क्रीन इज मेड ऑफ पिक्सल, जो आपकी टीवी स्क्रीन है वो पिक्सल से बनाई जाती है। इफ वी अज्यूम आ रेजोल्यूशन ऑफ 525 into 700, ये 525 multiplied by 700, we have 3,67,500 पिक्सल्स पर स्क्रीन। अगर आपकी रेजोल्यूशन 525 into 700 है, अगर आपकी ये रेजोल्यूशन है तो हमारे पास जो पिक्सल बनेंगे वो कितने बनेंगे, वो बनेंगे 3,67,500 पिक्सल्स पर स्क्रीन। If we scan the screen 30 times per second, this is 3,67,500 into 30, तो ये आपके पास क्या बनेंगे 11,25,000 पिक्सल पर सेकेंड। अब यहाँ हम क्या कह रहे हैं, इफ वी स्कैन द स्क्रीन 30 टाइम्स, अगर हम उसको स्कैन करते हैं 30 टाइम्स तो आपके पास जो बनते हैं, आपने 367 को मल्टीप्लाई किया 30 के साथ, तो आपके पास क्या आंसर आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया आपके पास 11,25,000 पिक्सल्स पर सेकेंड। अब हम देखते हैं द वर्स्ट केस सिनेरियो इज अल्टरनेटिंग ब्लैक एंड वाइट पिक्सल। अब जो वर्स्ट केस है हम यहाँ पे वो क्या अज्यूम कर रहे हैं कि वो ब्लैक और वाइट पिक्सल्स हैं। वी कैन सेंड 2
2 पिक्सल्स पर साइकिल। अब यहाँ पे हमारी कुछ लिमिटेशन भी हैं कि हम जो सेंड कर सकते हैं वो क्या है, 2 पिक्सल हमने पर साइकिल के अंदर हम कितने पिक्सल को सेंड कर सकते हैं, 2 पिक्सल को सेंड कर सकते हैं। देयरफॉर वी नीड 11,25,000 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5512500 साइकिल्स पर सेकंड। आपने जब उसको डिवाइड कर दिया, हम ये भी कह सकते हैं आर द बैंडविड्थ नीडेड इज 5.512। तो अब आपको इस डेटे को ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रांसमिशन करने के लिए जो बैंडविड्थ इसमें आपको बेटा रिक्वायर्ड होगी, दैट विल बी 5.5125 मेगाहर्ट्ज। तो ये देखें, अब ये आपके पास एक था, हमने पहले पिक्सेल्स फाइंड किए, उसको मल्टीप्लाई किया, फिर हमने ये देखा कि आपकी जो वर्स्ट केस है, ठीक है, वो क्या होगा, फिर हमने एक लिमिटेशन डिफाइन कर दी कि 2 पिक्सल पर साइकिल, और फाइनली हमने क्या चीज़ फाइंड कर ली उसमें से कि आपकी जो बैंडविड्थ है वो आपको कितनी चाहिए, वो आपको 5.5 मेगाहर्ट्ज चाहिए। तो यहाँ तक जो आज का लेक्चर है हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर नंबर 3 को ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये आपका जो डिजिटल और जो आपकी एनालॉग कम्युनिकेशन है, डाटा एंड सिग्नल्स का, ये बहुत ही ज़्यादा अहम चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे क्लोज करते हैं। इसके बाद हम यहीं से आगे से कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को लेके, और मज़ीद इन डेप्थ में जो बाकी चीज़ें रहेंगी इंशाअल्लाह ताला वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह कवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।